नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्पीक अप इंडिया के पहले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने दिए। वी आर हियर नाउ विद द सेकंड एपिसोड ऑफ स्पीक अप इंडिया। और आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और वो मुद्दा वो है जिस पे हमने कल एक स्टोरी भी की थी और 1 मार्च को भी हमने उस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स की थी। वो यह है कि अमेरिका में अंडर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट जिस तरह से इंडियंस के ख़िलाफ़ अटैक बढ़ गए हैं, 2 इंडियंस की जानें चली गई हैं, तीसरे इंडियन पे कल अटैक हुआ है, उनकी भी हालत बहुत ख़तरे में बताई जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मुद्दा इसलिए भी अहम है चूँकि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जो अमेरिका में रहती है एज ए स्किल्ड लेबर। आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, आपके जान पहचान के भी लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे काम कर रहे हैं। अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री है वो कहा यह जाता है कि वो इंडियंस के बदौलत चल रही है। जैसे कि यूके का जो हेल्थ सिस्टम है वो इंडियन डॉक्टर्स के बलबूते पे खड़ा है, उसी तरह से अमेरिका की जो आईटी सेक्टर है उसका वो भी इंडियंस के बलबूते पे खड़ा हुआ है, उसी की वजह से चल रहा है। तो उस पर इस तरह से अटैक बढ़ जाना ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन को रन किया था और जिस हेट की बुनियाद पे, नफ़रत की बुनियाद पे उसने इलेक्शन लड़ा था, उससे ये जाहिर था कि जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो जो इमिग्रेंट है, जो माइग्रेंट कम्युनिटी है वहाँ पे, इंडियंस भी उसमें शामिल है। ऑल्दो उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया था, लेकिन मेरा ये मानना यह है कि अमेरिकन इतनी बेवकूफ़ कौम है कि उसे यही नहीं पता होता है कि मुसलमानों और सिखों में क्या फ़र्क है, मुसलमानों और हिंदुओं में क्या फ़र्क है। बस एक रेसिज्म की एक नई बुनियाद वहाँ पे पड़ चुकी है और इस तरह से रेसिस्ट अटैक्स जिसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है उसका एक अंदाज़ा तो था। जो भी सेन थे, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को जानते हैं और सेंसिबल लोग हैं, वो समझते थे, वो उनको इसका अंदेशा था कि ये होगा। जिनको इसका अंदेशा नहीं था वो इंडिया की जो भक्त ब्रिगेड है, जिन्होंने, उनमें से बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की थी, तो आज उनको ये ज़रूर शौक हुआ होगा, वो सकते में ज़रूर आ गए होंगे कि ये क्या हो गया ये। और मेरे ख्याल में नहीं आए होंगे, क्योंकि जो भक्त है वो भक्त की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो अमूमन बेवकूफ़ होते हैं और बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं। तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि चाहे जितनी भी बड़ी तबाही आ जाए उनके घर में भी वो आग के लपेट अगर पहुंच जाए तो शायद फिर भी उनको होश नहीं आएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि अंडर ट्रंप एक और चीज़ जो हुई पिछले 2-3 दिनों में वो ये हुआ कि H1B वीज़ा के जो प्रीमियम वीज़ा था उसको जो एक्सपेडाइट करने का एक प्रोसेस था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया आकर के। अब जाहिर सी बात है कि इसका भी सबसे ज़्यादा असर इंडियंस पे पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इंडियन टेकीज़ हैं जो वहाँ काम करते हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे, जो H1B वीज़ा पे ही वहाँ पे होते हैं। तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक था। और ये उस वक्त हुआ जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर साहब वहाँ पे गए थे और उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ऐसा ना हो। लेकिन इन अ वे ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को स्नब कर दिया। अब सवाल ये होता है कि इतने बड़े मुद्दे पे, जहाँ पे 2 इंडियंस मारे गए, तीसरे पे अटैक हुआ विदिन अ वीक, उसके बाद H1B वीज़ा पे इतना बड़ा फैसला हो गया, सस्पेंड कर दिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल को क्यों भेजा? फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज नहीं जा सकती थी चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है, एक बहुत बड़ी सर्जरी से वो बाहर आई हैं, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं इन दिनों? सवाल ये उठता है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है। हर जगह जाना, एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है उसको साइडलाइन करके सारी फॉरेन डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। तो ऐसे मौके पे ये उम्मीद की जा सकती थी कि एक प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ बयान देता, प्राइम मिनिस्टर कोई हॉटलाइन यूज़ करता वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, चूँकि इनके बड़े करीबी माने जाते हैं। जिन लोगों ने अमेरिका में मोदी की रैली को ऑर्गेनाइज़ किया था उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था ट्रंप का, चूँकि दोनों के जो सपोर्ट बेस है वो एक ही है, कॉमन है, चूँकि दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ही राइट विंग है। तो
जाहिर सी बात है कि दोनों के कॉमन ये है, तो हमें ये उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए ट्रंप से बात करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, दिल्ली में भी नहीं है। और दिल्ली में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंट्री को ट्रैवल कर रहे हैं। अमूमन यही होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में नहीं होते हैं तो कहा जाता है कि वो किसी फॉरेन कंट्री को घूम रहे हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है। वो पिछले 3 दिन से अपने पॉलिटिकल फॉर्चून को सिक्योर करने के लिए वाराणसी में, और वाराणसी में इसलिए हैं कि वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका होम ग्राउंड है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। 2.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला था। अब वहाँ पे उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। मैं खुद वहाँ गया था तो मुझे पता है। तो वह पिछले 3 दिनों से ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में कि एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी कंस्टिट्यूंसी में लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, एक असेंबली इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ पे अपने और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है ना। आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को आप क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर को ये हर काम प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है हर काम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं तो प्राइम मिनिस्टर की बातों से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैं उन बातों पर मैं यकीन कर लेता हूँ, और सभी यकीन करते हैं। मुझे याद आता है रियाद में पिछले साल अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ की इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है उनसे बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, और मैं आपको उन्होंने क्या कहा था पहले आप ये सुनिए। जब अच्छी खबरें आपकी ओर से आती हैं तो मैं भी उतना ही खुश हो जाता हूं जितने कि आपके परिवारजन खुश हो जाते हैं। और आपसे कोई चिंता की खबर आ जाती है तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि आपके परिवार को होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि योर हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस एंड व्हेन यू आर नॉट हैप्पी आई ऑल्सो फील द पेन। तो मुझे ये पिछले 1 तारीख से लेकर के आज ये 5-6 दिन हो गए हैं। इन 6 दिनों में मुझे प्राइम मिनिस्टर का वो दर्द नहीं दिखा कि 2 इंडियंस मारे गए, तीसरे पे अटैक हो गया, इतने सारे इंडियंस का फ्यूचर ख़तरे में है H1B वीज़ा की वजह से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का वो दर्द सामने में नहीं आया। जब मोदी जाते थे तो इनके जो सपोर्टर्स ये कहते थे कि देखिए ये मोदी एक सपोर्ट चीयर लीडर्स न सिर्फ पार्टी में बल्कि मीडिया में भी, मीडिया के एक बड़े तबके में भी जो चीयर लीडर इनका है, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, वो ट्विटर पे फ़ौरन आ जाते थे और कहते थे कि ये देखें मोदी ने एक नई डिप्लोमेसी शुरू की है, जो इंडिया का कद बहुत बड़ा है फॉरेन कंट्री में। हमने पिछले साल ये आपको कहा था कि कद इतना बड़ा है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो एक एलीट ग्रुप है उसमें जब इंडिया ने अपनी मेंबरशिप की दरख्वास्त दी तो उन तमाम कंट्रीज़ ने, चाइना तो छोड़ें उसने अपोज तो किया ही, लेकिन उनमें वो कंट्री भी शामिल थे जहां पे मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत हो रही है। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इवन टर्की, इन तमाम कंट्रीज़ ने इंडिया का अपोज किया था, जिसकी वजह से इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिल सकी। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। तो नंबर 1, इंडिया की डिप्लोमेसी अंडर मोदी जी एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, जो हालिया दिनों में जो घटनाएं हुई हैं अमेरिका में। और दूसरा ये कि एक चीज़ और जाहिर हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। The reason why we have come up with the platform called Speak Up India is because mainstream media इन बड़े मुद्दों पर ऑब्जेक्टिवली बात नहीं करेगी। तो हमने ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है and we are saying Speak Up India. Thank you.